नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं मुख्य टॉपिक, जिसका अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से झील, और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे है नदियों के बारे में। तो यहाँ देखने वाले हैं हम नदियाँ, मतलब जो भूपटल पर प्रमुख उच्चावच हमने देखे थे उसके अंतर्गत हमने क्या देख लिए, एक तो पर्वत देख लिए, एक देख लिए पठार और एक मैदान। अब चौथे क्रम में हम देखेंगे झील, उसके बाद नदियाँ, फिर उसके बाद हिमानी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे ये जो प्रमुख उच्चावच है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे भूपटल पर। इसके बाद हमारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बचती है वो हमारी कंप्लीट की जाएगी, और उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा जलवायु वाला टॉपिक वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं झील के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, झील की अगर बात करूं मैं तो झील को अलग अलग प्रकार से यहाँ हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप बात कर लीजिए झील की। तो झील होती क्या है, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जल भरा हुआ है, एक मतलब एक क्षेत्र है जहाँ पे जल भरा है, परंतु वो क्षेत्र चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, भूमि से। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जल का क्षेत्र या ऐसा जल का जो भाग है वो चारों तरफ से भूमि से घिरा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे झील। तो आप समझ गए होंगे। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, द्वीप होता है। तो द्वीप क्या होता है, देखिए द्वीप ये हो गया, और इसके आसपास क्या भरा हुआ है, जल। तो मतलब ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ जल हो उसके द्वीप बोलेंगे, और ऐसा जल का भाग जिसके चारों तरफ भूमि हो उसको बोलेंगे झील। तो आप झील समझ गए होंगे, मतलब पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग क्या कहलाता है, झील कहलाता है। या हम बोल सकते हैं भूतल पर, यानी जो भू पर एक प्रकार से भूतल है या भूपटल है, उस पर विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है, उसको हम मुख्य रूप से क्या बोल सकते हैं, झील बोल सकते हैं। और झील अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की झीलें हमको देखने को मिलती है। जैसे झील को लेक्स बोलते हैं, झीलें को लेक्स बोलते हैं एक प्रकार से। उसके बाद हम देखेंगे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झील को बांटा गया है। उसके बाद जल की प्रकृति के आधार पर झील, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर। तीन कैटेगरी यहाँ देखने को मिलती है। तीनों कैटेगरी में आपको कुछ सब कैटेगरी देखने को मिलती है। जैसे कि हम देख सकते हैं प्राकृतिक झीलें जो कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर है, और कुछ कृत्रिम झीलें मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है। उसके बाद देखेंगे जल की प्रकृति के आधार पर खारे पानी की झील देखने को मिलेगी और मीठे पानी की झील देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर देखें तो भूकंपकृत झील देखने को मिलेगी, बलन से निर्मित, बलन मतलब संपीड़न की जो क्रिया होती है, प्लेट के टकराने से जो निर्मित होती है। भ्रंश के द्वारा निर्मित होती है। भ्रंश किसके द्वारा निर्मित होता है, भ्रंश होता है तनाव के कारण। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब हमने प्लेट विवर्तनी की पढ़े, तो जब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती है तो वहाँ पर उसको तनाव बोलते हैं, और तनाव के कारण भ्रंश होता है, और भ्रंश के कारण यहाँ झीलों का निर्माण होता है। दरार घाटी की झीलें, ठीक है, ये भी भ्रंश का ही एक दूसरा रूप है। उसके बाद हिमानी की झीलें, हिमानी मतलब जो बर्फ की नदियाँ होती है उसके कारण ये झीलें निर्मित होती है। गोखुर झीलें, ये नदी का विसर्प होता है, उसके फलस्वरूप यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नदियाँ बह रही है और इधर साइड नदियों ने कुछ भाग छोड़ दिया, उसको गोखुर झीलें बोलते हैं। जरोड़ झीलें, जरोड़ मतलब जो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं जरोड़ मिट्टी का, उसके कारण भी यहाँ पे झीलें का निर्माण होता है। और डेल्टा के द्वारा जो है झील बनाई जाती है, तो वो भी एक प्रकार से यहाँ पे जल की यहाँ उत्पत्ति के आधार पर हम देख सकते हैं। तो इतनी सारी प्रकार की झीलें हैं, हम एक एक करके यहाँ देखने वाले हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक चित्र देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ सबसे पहले आपको हिमानी अपर्दन के फलस्वरूप यहाँ पे जो है झील का निर्माण देखने को मिल रहा है। तटीय झील कैसे, तटीय झील मतलब देखिए ये तट के किनारे में हमको झील एक नज़र आ रही है। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए केम झील भी दिख रही है आपको, सर्क झील दिख रही है जो कि आगे हिमानी में हम देखने वाले हैं। भ्रंश झील, ये देखिए ये भ्रंश झील आपको दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आप क्रेटर झील देख सकते हैं। क्रेटर झील मतलब ये देखिए ज्वालामुखी के पश्चात जो लावा निकलता है उस भाग में अगर बहुत दिनों तक लावा नहीं निकलता तो उस गड्ढे में क्या होता है, जो ज्वालामुखी का मुंह है उसमें पानी भरा जाता है। तो पानी भरने के कारण जो है क्रेटर झील उसको बोला जाता है। नदी विसर्ग के फलस्वरूप देखिए नदी अपना रास्ता बदल लेती है और थोड़ा सा भाग जो जल का भाग है उसको छोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं गोखुर झील। उसका डेल्टा झील हम बोल सकते हैं। देखिए ये डेल्टा जो है नदी के किनारे में बनता है, जहाँ पे नदी मंद गति धारण कर लेती है समुद्र के किनारे पहुंचकर, उससे जो निर्मित होती है वो कहलाती है डेल्टा झील। सैलपात झील भी हो सकती है। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए अवरुद्ध झील जो होती है, ये अलग अलग प्रकार की झील हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं सारी झीलों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बनावट के आधार पर। ठीक है, तो बनावट के आधार पर झीलों का वर्गीकरण देख सकते हैं। तो इस आधार पर देखें तो प्राकृतिक मतलब जो है प्राकृतिक झील देखने को मिलती है, नेचुरल लेक। इसके अलावा कृत्रिम झील मतलब आर्टिफिशियल लेक जो कि मानव के द्वारा निर्मित होती है। तो चलिए प्राकृतिक लेक के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। तो जो भूगर्भिक हलचल है एवं धरातल के जो बहिर्जात बल है, बहिर्जात मतलब जो बाहर होते हैं, जैसे कि अपक्षय और जो अपर्दन था वो एक प्रकार से बहिर्जात बल का ही एक मुख्य कारण होता है।
इससे जो झीलें निर्मित होती है वो कहलाती है प्राकृतिक झील। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत अगर देखें तो डल झील, बुलर झील, मानसरोवर और राक्सताल झील, अफ्रीका की विक्टोरिया झील, न्यासा एवं टंगानिका। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में हमको ग्रेट लेक्स देखने को मिलती है। तो ये सभी किसका उदाहरण है? ये सभी प्राकृतिक झीलों की श्रेणी में आती है, अर्थात नेचुरल लेक्स की श्रेणी में ये आती है। इसके अलावा कृत्रिम झील की अगर बात करूं मैं तो कृत्रिम झील में आपको देखने को मिलेगी, अर्थात आर्टिफिशियल जो लेक्स है उसके बारे में बात करें तो इस श्रेणी के अंतर्गत हमको मानव द्वारा निर्मित किया गया कुछ इस प्रकार जो है, मतलब मानव के द्वारा निर्मित की जाती है। इसमें हमको हूवर झील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत है, ओनकाल झील युगांडा में देखने को मिलेगी, हाई स्वान जो कि मिस्र में, बोल्टा ये घाना में देखने को मिलेगी और भारत में आपको गोविंद सागर देखने को मिलेगी। भाखड़ा नागल बांध आपने देखा ही होगा, कहाँ पे है ये, इसका आपको आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। तो भाखड़ा नागल बांध के किनारे में आपको देखने मिलेगी, दूसरे साइड में गोविंद सागर झील। इसके बाद गांधी सागर झील चंबल नदी पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान के जयसमंद, राजसमंद और पिचोला झील ये सभी राजस्थान की कृत्रिम झील मानी जाती है। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं? कृत्रिम झील के मुख्य उदाहरण हैं। दूसरी कैटेगरी हम देख सकते हैं जल की प्रकृति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण किया गया है। तो जल की प्रकृति के आधार पर देख सकते हैं, पहली होती खारे पानी की झील और दूसरी होती मीठे पानी की। तो खारे पानी की झील के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस श्रेणी की झीलें जो होती है, मतलब झीलों का जो पानी होता है वो क्या होता है? खारा होता है। इसके कारण इनको क्या कहा जाता है? खारे पानी की झील कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसमें बाहर से जो पानी आकर मिलता है, मतलब जो पानी आकर मिलता है लेकिन यहाँ से निकल कर नहीं जाता, इसके कारण इनका जो पानी का जो स्वभाव है वो खारा हो जाता है। इसमें मुख्य उदाहरण को कैस्पियन सागर देखने को मिलता है। खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील ये होती है और अगर साइज के अनुसार भी देखें तो ये सबसे बड़ी झील मानी जाती है किसकी, या सागर हम बोल सकते हैं इसको, बड़े आकार के होने के कारण इसको सागर बोला जाता है, कैस्पियन सागर। तो ये आकार में सबसे बड़ी है और खारे पानी की भी सबसे बड़ी है, ठीक है। लवणता इसमें मुख्य रूप से 140% देखने को मिलेगी। उसके उत्तरी भाग में हमको यूराल बोल्गा नदी ये जो है गिरती हुई नजर आती है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बोल्गा और यूराल जो नदी है वो किस सागर में या कहाँ पे जाकर अपना जो है एक प्रकार से यहाँ समाप्त होती है, तो आपको बताना कैस्पियन सागर में। दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी स्थित है और तुर्की की वॉन झील विश्व की सर्वाधिक जो है एक प्रकार से लवणता वाली झील इसको बोला जाता है। तो यहाँ देखिए इसकी जो लवणता है, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखे थे, कैस्पियन सागर की लवणता हमको 140% देखने को मिलती है, परंतु जो वॉन झील है तुर्की की उसकी लवणता देख सकते हैं 330% जो है इसकी लवणता देखने को मिलेगी। जॉर्डन के अंतर्गत हमको मृत सागर देखने को मिलता है, इसकी लवणता थोड़ी कम है 238% है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत हमको ग्रेट सॉल्ट लेक देखने को मिलती है जिसकी लवणता हमको 220% देखने को मिलती है। ये तो बात हो गई खारे पानी की झील। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की झील क्या होती है? इस श्रेणी की झीलों का जो पानी है मीठा अर्थात ताज़ा रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि झीलों में जलापूर्ति व निकास दोनों की व्यवस्था है। एक तो मतलब यहाँ पे पानी भी आ रहा है और दूसरा जा भी रहा है, परंतु जिस जगह पानी आ रहा है और जा नहीं रहा है मतलब वो खारे पानी की झील, और जिस जगह पानी आ रहा है और निकल भी रहा है तो उसको बोलेंगे मीठे पानी यानी ताजे पानी की झील। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में स्थित जो सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो बेकाल झील जो कि साइबेरिया में है, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। भारत में देखें तो नैनीताल, सात ताल, भीमताल ये सभी मीठे पानी की झील के उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जो कैटेगरी हमारी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमको देखने को मिलेगा कुछ मुख्य जो झीलें हैं जैसे कि भूकंपकृत या अभिनत झील हम इसे बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं भूकंप के कारण इनका निर्माण होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी व रीलफुल जो घाटी है इसमें झील का प्रमुख उदाहरण है। बलन से निर्मित झील है, तो यहाँ पे भूपृष्ठ पर बलन की क्रिया निर्मित होती है, जैसे कि अभिनतियों में यहाँ पे हमको मुख्य रूप से जल का भराव देखने को मिलता है, तो इससे एक झील का निर्माण होता है। इसी को बोला जाता है बलन झील। मतलब हम बोल सकते हैं जो एक प्रकार से एक प्लेट और एक प्लेट ये है, तो अभिनति के कारण जो है प्लेट नीचे चली गई और ये प्लेट नीचे जाने के कारण यहाँ जल का भराव हो गया, तो इससे जो बनता है वो बनती है बलन से, मतलब बलन झील बनती है या बलन से एक प्रकार से निर्मित झील कहलाती है। इसमें अफ्रीका की एडवर्ड झील शामिल होती है, स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील इसका प्रमुख उदाहरण देखने को मिलेगी। और अगर देखें तो भ्रंश द्वारा निर्मित झील भी हमको देखने को मिलती है। तो भ्रंश मतलब क्या होता है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही होती है, तनाव होता है, तो ये जो नीचे आपको यहाँ बीच में दिख रहा है भ्रंश होता है, और इसी के कारण हम देख सकते हैं ये झीलों का निर्माण होता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सॉन एंड्रियाज और क्रिस्टल झील ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो है दरार घाटी की झील, यानी कि रिफ्ट वैली की जो झीलें हैं वो मुख्य रूप से देखें तो इस श्रेणी की झीलों का निर्माण कैसा, दरार
में घाटी जो है उसमें जल भर जाने से होता है। जैसे कि ये भ्रंश था, उसी प्रकार दरार भी होती है, तो इसमें अगर जल भर जाता है तो वो कहलाती है दरार घाटी झील। इसके अलावा अफ्रीका की हम देखें तो टंगानिका व न्यासा, इजराइल व जॉर्डन की मृत सागर और भारत की लोनार झील एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक, ये सभी किसके उदाहरण हैं? दरार घाटी के उदाहरण हैं, या दरार घाटी से निर्मित झीलों के उदाहरण हैं। फिर देख सकते हैं हिमानी झील। तो हिमानी झील में हम देख सकते हैं जो झीलें हैं इनका निर्माण हम देखें तो प्लिस्टोसीन युग, जो एक युग आया था पृथ्वी की उत्पत्ति या विकास के समय, प्लिस्टोसीन युग, उसके अंतर्गत जो है जो हिमानीकरण की प्रक्रिया हुई थी उसके परिणाम स्वरूप हिमानी झील का निर्माण हुआ था। और इसके प्रमुख मतलब इसे जो है तो प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सी? हिमोड़ निर्मित झील और इसके अलावा हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित झील। तो हम देख लेते, देखिए हिमोड़ निर्मित झील। ग्रेट बियर जो झील है वो कि कनाडा में है, विनिपेग झील कनाडा में, महान झील उत्तरी अमेरिका में, ओकानागर कोटेन का एरो झील जो है मतलब जो ओकानागर कोटेन है वह एरो झील, ये ब्रिटिश कोलंबिया में है। और ये सभी झील किसके अंतर्गत आती है? हिमोड़ निर्मित झील की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा हिमानी अपर्दन द्वारा जो है निर्मित झील की अगर बात करें तो टॉर्न व सर्क जो झीलें हैं, जो कि हिमानी के अंतर्गत विभिन्न आकृतियाँ देखने को मिलती है, तो टॉर्न व सर्क झील, कॉक झील और प्लिंट झील, ये सभी किसके उदाहरण हैं? हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित झील के। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब 5th के बाद 6th आता है गोखुर झील। तो गोखुर झील मतलब क्या होता है? अगर कुछ इस प्रकार से नदी मतलब पहले इधर बह रही होती है यहाँ से, परंतु यहाँ से रास्ता क्रॉस हो जाता है, तो जो ये भाग बसता है उसको बोलते हैं गोखुर झील। मतलब प्रौढ़ावस्था में जब नदियाँ मैदानी भाग से मोड़ या मेंडर से होकर प्रवाहित होती है तो इन मोड़ों को नदी विसर्प कहते हैं। जैसे ये वाला मोड़ हम बोल सकते हैं। इन विसर्पों में पानी भर जाने से निर्मित झील को क्या कहा जाता है? गोखुर या चापाकार झील इनको कहा जाता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में जो है इस प्रकार की झीलें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख सकते हैं जरोड़ पंख से निर्मित झील। तो जो झीलें होती है, झीलों का निर्माण जरोड़ पंख, आपको पता होगा जब नदियाँ पर्वतों से निकल कर आती है तो इस प्रकार से पंख का रूप धारण कर लेती है, अपने अवसादों को बिखराओ, यानी कि अपने प्रवाहित होने के जो भी मार्ग है या फिर जो पानी अवसाद है उसके कारण एक प्रकार से पंख का रूप धारण कर लेती है, उसी को जरोड़ पंख बोला जाता है। तो ये झीलों का निर्माण जरोड़ पंख द्वारा जब नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उसके अवशिष्ट भाग से निर्मित होती है। जैसे कि पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित ओवन झील इसका जो है प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है डेल्टा झील। तो डेल्टा आप जानते ही होंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था डेल्टा के बारे में। तो इस श्रेणी की जो झीलें हैं उनका निर्माण डेल्टाई भागों में होता है। जैसे कि अगर देखें तो डेल्टा भागों में नदियाँ कई जल वितरिकाओं यानी डिस्ट्रीब्यूटिव में विभाजित हो जाती है, अलग अलग वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है। दो शाखाओं के बीच में स्थित जो भाग होता है यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा। और बीच मतलब जो एक प्रकार से जो भाग होता है वो काफ़ी निम्न होता है और यहीं पे जल एकत्र होने के कारण यहाँ पे झीलों का निर्माण होता है, तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा झील। जैसे कि नील नदी के डेल्टा में माहेव झील, नाइजर नदी के डेल्टा में मेरीगॉड झील, गोदावरी नदी के डेल्टा में कोलेयर या कोलेरू झील इसका प्रमुख उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ हमने देखे यहाँ पे झीलों के बारे में। इसके अलावा हम कुछ जैसे अगर देखें तो भूकंप से निर्मित हमने झील देख लिए है ना, क्रेटर झील भी देख लिए, भ्रंश से निर्मित झील भी देख लिए। अब इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि झील के बारे में अगर देखें तो आपको बहुत सारी झीलें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए देख लेते हैं मैप में। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका में आपको कनाडा के अंतर्गत ग्रेट बियर देखने को मिलती है, ग्रेट स्लेब देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको अथावास्का, उसके बाद रेंडियर। फिर यहाँ पे अमेरिका में हम देखें तो विनिपेग, ग्रेट सॉल्ट, मिशिगन, ईरी झील, ओंटेरियो झील। इसके अलावा आपको ह्यूरोन और उसके बाद आपका सुपीरियर देखने को मिलती है। सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा नीचे की अगर बात करें तो पोपो झील आपको देखने को मिलेगी और टिटिकाका झील देखने को मिलेगी दक्षिण अमेरिका में। इसके अलावा अफ्रीका की बात करूँ मैं तो अफ्रीका में आपको देखिए यहाँ पे आपको करीबा झील देखने को मिलेगी, टंगानिका, जॉर्ज एडवर्ड, एल्बर्ट, इसके बाद बोल्गा, चाड, नासिर, रुडोल्फ। इसके साथ ही अगर देखें तो विक्टोरिया। और यहाँ अगर ऊपर चले हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपको जेनेवा झील देखने को मिलेगी, लडोगा झील, उसके बाद ओनेगा झील। इसके बाद इधर एशिया की बात करें तो एशिया में आपको वॉन झील, मृत सागर, उमरिया, उसके बाद आपको हमार जाज, मुआरिन ये देखने को मिलेगी। ठीक है, इस्यूकुल। इसके अलावा फ्यांग है, किंगाई है, ये एशिया में सभी मिलेगी। बेकाल झील है, हमाम हिलंद, बालखस, ये सभी जो है झीलों के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में आपको आयर झील देखने को मिलेगी और टोरस झील। तो ये सभी प्रमुख झीलें हम देख सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पे विश्व के अंतर्गत देखने को मिली। अब यहाँ अगर बात करें हम झीलों की तो झीलों के अंतर्गत हम यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं
क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की प्रमुख झीलें हमको देखने को मिलती है। जैसे सबसे बड़ी अगर झील की बात करूं तो देखिए कैस्पियन सागर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, इनके सबके बीच में है। क्वेश्चन भी आ जाता है कि मतलब क्वेश्चन कैसा आता है, कैस्पियन सागर को कौन कौन सी कंट्री टच करती है, तो आपको बताना है 5 कंट्री टोटल मिलाकर टच करती है, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। सुपीरियर झील की अगर बात करें तो ओनली दो कंट्री है, 2 देश इसमें है शामिल, कनाडा और अमेरिका। विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ मिलेगी, युगांडा, केनिया और तंजानिया, ठीक है, 3 कंट्री यहाँ देखने को मिलेगी। हुरोन झील ये भी कनाडा और अमेरिका के अंतर्गत देखने को मिलेगी। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगी। ग्रेट बियर कनाडा में, ग्रेट स्लेप कनाडा में, इसके बाद इरी कनाडा व अमेरिका में, जो कि हमने यहाँ मैप में देखे हैं उन्हीं को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। विनिपेग झील कनाडा में, ओंटारियो झील ये भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगी। लाडोगा झील जो है रूस में, बालखास ये कजाकिस्तान में, ओनेगा रूस में, आथावास्का कनाडा में देखने को मिलेगी, रेंडियर कनाडा में, इसिकुल जो है एक प्रकार से किर्गिस्तान में, विनिपेग कनाडा में, अल्बर्ट जो है युगांडा व कांगो में देखने को मिलेगी, मैनिटोबा ये कनाडा में, ग्रेट सॉल्ट अमेरिका में, और वुड जो झील है वो कनाडा व अमेरिका के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो ये सारी झीलों के बारे में हमने देखे, उनकी स्थिति के बारे में यहाँ पे जाने हैं। अब बात कर लेते हैं हम, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट झील हमको देखने को मिलती है, तो हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट झील के अंतर्गत हमको सबसे पहले देखने को मिलती है, जैसे बेकाल झील की बात करते हैं तो बेकाल झील कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये रूस में देखने को मिलेगी, ठीक है। और विश्व की सबसे गहरी झील ये इसको माना जाता है। और ओनेगा व लेडोगा जो है रूस की एक प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण झील यहाँ पे देखी जाती है। कौन कौन सी, एक तो ओनेगा और एक है लेडोगा, ये आपको 2 झील और अन्य रूस में देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं लेक आयर की, तो लेक आयर के अंतर्गत आपको ऑस्ट्रेलिया एवं जो है लेक चाड एक प्रकार से कैमरून, नाइजीरिया व नाइजर की एक महत्वपूर्ण झील मानी जाती है। कहाँ कहाँ की देख सकते हैं हम, देखिए ये लेक आयर जो है ऑस्ट्रेलिया की, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील है। इसके अलावा आपको लेक चार्ट जो है, लेक चार्ट कहाँ की देखने को मिलेगी, लेक चार्ट आपको देखने को मिलेगी एक तो कैमरून, इसके अलावा आपको नाइजीरिया, साथ में आपको नाइजर, ठीक है। तो यहाँ की प्रमुख झील के रूप में ये देखने को मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया की है लेक आयर। ओनकाल या हाई स्वान की अगर बात करें तो ओनकाल जो है आपको कहाँ की झील है, ये युगांडा की झील है। ओनकाल जो झील है वो कहाँ की है, युगांडा की झील है। और हाई स्वान की अगर बात करें तो हाई स्वान आपको कहाँ की देखने को मिलेगी, मिस्र की। नेक्स्ट है ठीसो सिक्रू जो झील है, इसकी अगर बात करें तो ये तिब्बत के पठार में स्थित है। कहाँ पे है, तिब्बत का पठार यानी कि पामीर का पठार, तिब्बत के पठार में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची झील। अब सिंपल सी बात है, तिब्बत के पठार को क्या बोला जाता है, संसार की छत, तो वहाँ जो झील रहेगी वो विश्व की सबसे ऊंची झील, तो सिंपल सी बात है रहेगी, ठीक है। फिर टिटिकाका झील की अगर बात करें तो टिटिकाका झील जो है आपको पता है दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यहाँ पे पेरू व बोलीविया जो है उसकी सीमा पर स्थित है टिटिकाका झील। और ये विश्व की सबसे ऊंची तो तिब्बत के पठार में स्थित है, परंतु ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य, मतलब जिसमें नौकाएं चलाई जाती है, तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील इसको माना जाता है। फिर बात करते हैं देवताल की, तो ये जो है भारत की सबसे ऊंची है। तो भारत की अगर सबसे ऊंची पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, देवताल झील बताना है। अच्छा, हिमालय पर जो है एक प्रकार से 17,745 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मृत सागर की, तो मृत सागर आपको पता है सबसे नीचे है, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे नीची झील है, जिसकी बात करें तो सागर तल से ये आपको 1412 फीट नीचे देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं बौन झील, तो बौन झील आपको पता है सबसे अधिक लवणता अब कहाँ पे देखने को मिलेगी, तुर्की की बात की थी हमने, तुर्की में जो है सर्वाधिक आपको लवणता देखने को मिलेगी। कितनी है लवणता, 330%। नेक्स्ट है आपको देखने को मिलेगी इसी में मृत सागर, तो मृत सागर में कितनी है, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो ये जॉर्डन में है। मृत सागर कहाँ पे है,
अभी हमने देखे थे जॉर्डन में, और जॉर्डन के अंतर्गत जो है 238% इसकी लवणता है। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट सॉल्ट लेक देखने को मिलेगी, तो 220% इसकी लवणता है। अब बात करते हैं कैस्पियन सागर की, तो विश्व की सबसे बड़ी है, ठीक है, साथ में खारे पानी की भी सबसे बड़ी है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके उत्तरी भाग में यूराल व वोल्गा नदियाँ हमको पता है गिरती है, और नीचे की अगर देखें तो नीचे में आपको काराबुगास की खाड़ी जिसके अंतर्गत 140% लवणता देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील कहाँ पे है, युगांडा, तंजानिया व केनिया, मतलब अफ्रीका के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। युगांडा, केनिया प्लस तंजानिया, ये 3 कंट्री मतलब जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। और इसी के अंतर्गत हमको यहाँ पे न्यासा व मलावी झील जो है तंजानिया, मलावी व मोजाम्बिक की सीमा बनाती है। टंगानिका जायरे व तंजानिया व जाम्बिया की सीमा बनाती है। नेक्स्ट देख सकते हैं ग्रेट स्लेव, ग्रेट बैरियर, इसके अलावा रेंडियर, विनिपेग और अथावास्का झील है, ये सभी आपको कनाडा में देखने को मिलेगी, ठीक है। अथावास्का झील के निकट यूरेनियम सिटी है। इसके अलावा ग्रेट बियर झील के निकट पोर्ट रेडियम, और जबकि जो एक प्रकार से ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बियर है, तो ग्रेट बियर जो झील है, ग्रेट बियर झील के निकट आपको क्या मिला, रेडियम। और ग्रेट स्लेव झील के तटवर्ती इलाकों में आपको येलो नाइफ सिटी इसको कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार से आपको याद रखना, कनाडा में देखने को मिलेगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत आपको 5 झीलें देखने को मिलेगी, जैसे कि देखें तो सुपीरियर, हुरॉन, मिशिगन, ओंटारियो व एरी झील यहाँ पे देखने को मिलेगी। लोपनार झील, लोपनार झील चीन के अंतर्गत देखने को मिलेगी, ये यूएसए में है, ठीक है, और यह आपको चीन में देखने को मिलेगी। तो ये सभी झीलें हमने देखे यहाँ पे। अब झीलों की अगर बात करें तो झील हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जो कि हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं नदियों के बारे में। तो नदियाँ होती क्या है, आपको पता होगा, नदियों एक प्रकार से एक उद्गम स्थल होता है, और उद्गम स्थल से अंतिम अवस्था तक जाने तक उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। या तो विभिन्न प्रकार की नदियाँ वहाँ आकर मिलती है, सहायक जिन्हें बोलते हैं हम, या फिर इस नदी से कोई अन्य नदी फूटकर बाहर निकलती है, उसको वितरिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से। अब समुद्र के किनारे में जाने के पश्चात उसमें एक तो एस्चुरी देखने को मिलती है, यानी कि ज्वारनदमुख देखने को मिलता है, और दूसरा आपको एक प्रकार से डेल्टा देखने को मिलता है। बीच में भी आपको बहुत सारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कहीं बीच में आपको अवसाद जमा होने के कारण द्वीप बन जाते हैं, कहीं आपको पानी छोड़ देने के कारण यहाँ पे झील बन जाती है। तो बहुत सारी यहाँ आकृति देखने को मिलती है नदियों का, मतलब जल का बहाव होता है इन नदियों के अंतर्गत। और नदियों के अगर यहाँ पे कुछ देख लें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो नदियाँ भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा होती है, जिसका स्रोत क्या होता है, प्राय कोई झील हो सकती है, हिमनद हो सकती है, झरना हो सकता है, या फिर बारिश का पानी हो सकता है, या इसके अलावा किसी सागर या झील जो है, झील में ये प्रकार से गिरती है। नदी की बात करें तो नदी जो है संस्कृत के नद से आया है, और संस्कृत में इसे सरिता भी कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, एक तो सदा नीरा मतलब हमेशा बहने वाली, और एक बरसाती यानी कि बरसात के कारण। जैसे हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ है वो सदा नीरा कैटेगरी में आती है, और बरसाती जो नदियाँ है वो हम देख सकते हैं दक्षिण भारत की जो नदियाँ है वो सभी कैसे कहलाती है, मतलब बरसात के द्वारा वो है एक प्रकार से बहती है बरसाती पानी के कारण, और बाद में वो सूख जाती है, मतलब बंद हो जाता है बहाव। परंतु ये जो हिमालय वाली जो नदियाँ होती है, हिमालय से निकलने वाली, वो हमेशा बहते रहती है। सदा नीरा जो नदियाँ होती है उनका स्रोत हमको झील, झरना, हिमनद आदि देखने को मिलता है, और वर्ष भर ये जलपूर्ण रहती है। बरसाती नदियों की अगर बात करें तो बरसात के पानी पर ये निर्भर रहती है। इसके अलावा नदी जो है के साथ जो मनुष्य है, मनुष्य का काफ़ी गहरा संबंध हमको देखने को मिलता है। और नदियों से केवल फसल ही नहीं, बल्कि यहाँ पे देखिए फसल ही नहीं उगाई जाती, बल्कि ये सभ्यता के जन्म का जो है काफ़ी, सभ्यता के जन्म में भी काफ़ी योगदान इसने दिया है। जैसे कि हम देख सकते हैं सारी जो सभ्यता है, जैसे कि सिंधु नदी, तो सिंधु नदी की अगर बात करूँ मैं, तो सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता देखने को मिली। दजला और फरात नदियों के किनारे आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता देखने को मिली। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मिस्र की सभ्यता है वो भी नदी के किनारे देखने को मिली, चीन की सभ्यता है वो भी नदी के किनारे। तो हम सिंपल सी बात यहाँ बोल सकते हैं, सभ्यता के जन्म में और उनके लालन पालन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका नदियों की होती है। इसलिए मनुष्य हमेशा नदी को देवी के रूप में देखता आया है। हमारे अतीत में अगर देखें तो ऋषि मुनियों ने इन नदियों के किनारे ज्ञान को प्राप्त किया है, वो भी हम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं इसके बारे में। अभी भी बड़े बड़े जो विकसित महानगर है वो भी नदियों के किनारे बसे मिलेंगे, क्योंकि आसानी से जो इंडस्ट्री वगैरह है उनके लिए जल की आपूर्ति यहाँ पे हो जाती है।
मानव सभ्यता और संस्कृति जो है नदियों के किनारे ही फली फूली है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, परंतु जो जितनी अधिक इंपॉर्टेंस है नदी के उतने या उसके अनुसार हमारे द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा उसको बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको प्रदूषित करने का जो है पूरा पूरा प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नदी के कार्य। तो नदी के कार्य के अंतर्गत हमको 3 प्रकार के कार्य देखने को मिलेंगे। एक तो अपर्दन देखने को मिलेगा, एक नदी का परिवहन और एक नदी निक्षेपण। चलिए पहला देख लेते हैं अपर्दन। नदी का अपर्दन कार्य निम्न क्रियाओं के संयुक्त रूप प्रयास से होता है, जैसे कि संचारण होता है, द्रव चालित क्रिया होती है, अपघर्षण होता है, सन्निघर्षण। ये सारी चीज़ हमने पीछे देख चुके हैं अपर्दन के अंतर्गत। नदी परिवहन के अंतर्गत क्या आता है? नदी में विद्यमान जो अपर्दित पदार्थ होता है वो जल के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाता है, चला जाता है, उसको परिवहन कहते हैं। नदी निक्षेपण, अपर्दित पदार्थ जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो वो एक जगह जाकर क्या होता है, फैल जाता है या फिर रुक जाता है, तो उसको एक प्रकार से निक्षेपण बोलते हैं या नदी का निक्षेपण बोलते हैं। बात करते हैं भूगर्भ की। तो भूगर्भ क्या है? जो पानी बरसात या बाढ़ के द्वारा गांव में स्थित तालाब, कुआं, छोटी नदियों में एकत्रित होकर धीरे धीरे नीचे रिस जाता है और धरती के अंदर चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? भूगर्भ बोलते हैं। तो अब हमने ये सारी चीज़ें देख लिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं अब नदियों का अपवाह तंत्र व प्रतिरूप। अपवाह तंत्र क्या होता है? जब बहुत सारी नदियाँ एक प्रकार से यानी कि जो नदियाँ है उनकी सहायक नदियों के साथ जो बहती है उसको नदी बेसिन बोलते हैं, और उसी के कारण जो है अपना जो पानी का क्षेत्र है वो एक प्रकार से प्रभावित होता है। तो वो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं अपवाह तंत्र उसको बोल सकते हैं हम, नदियों के द्वारा जो क्षेत्र वहाँ पे बनता है। तो यहाँ 2 प्रकार के अपवाह तंत्र देखने को मिलेंगे। एक तो अपवाह तंत्र यहाँ पे जो नदियाँ है वो अपवाह तंत्र के अनुसार देखने को मिलेगी, और एक अपवाह प्रतिरूप के अनुसार देखने को मिलेगी। अपवाह तंत्र एक प्रकार से दीर्घकाल में जलधारा की उत्पत्ति व विकास को बतलाता है, और यहाँ पे अगर देखें तो अपवाह का जो प्रतिरूप है वो जलधारा की स्थानीय मतलब स्थानिक व्यवस्था से उसका तात्पर्य होता है, जो कि चट्टानों की भूगर्भिक संरचना, अनाच्छादात्मक जो इतिहास है एवं जलवायु दशाओं के द्वारा उनको निर्मित किया जाता है या निर्धारित किया जाता है। नदियों को अपवाह तंत्र के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे हमको 2 वर्गों में विभाजित देखने को मिलेगी नदियाँ। तो एक होती है क्रमवर्ती नदियाँ और एक होती है अनुक्रमवर्ती नदियाँ। दूसरी चीज़ अपवाह प्रतिरूप के अनुसार हमको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगी, जैसे जालीनुमा प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, पादप आकार का जो प्रतिरूप है वो देखने को मिलेगा, अपकेंद्रीय प्रतिरूप देखने को मिलेगा, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, वलयाकार और समानांतर। टोटल मिला के हम देख सकते हैं 7 प्रकार हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जो है पहली कैटेगरी, चलिए एक प्रकार से नज़र डाल लेते हैं पहले यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ 7 प्रकार देखे ये वाले, तो 7 प्रकार आपको यहाँ सामने देखने को मिलेंगे। देखिए वृक्षाकार यानी पादपाकार, जो देखिए एक वृक्ष के समान इसकी जो है दिख रही है धारा, मतलब हम देख सकते हैं। देखिए एक मेन मुख्य नदी आपको बहती हुई दिख रही है, उसके बाद कुछ सहायक नदियां यहाँ पे हमको मिलती हुई नज़र आ रही है दोनों तरफ से, देखिए लेफ्ट से भी और राइट से भी। इस प्रकार से जो धारा यहाँ पे निर्मित हो रही है, ये वाली जो आकृति निर्मित हो रही है उसको वृक्षाकार अपवाह बोला जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसका जालीनुमा अपवाह कैसे होते हैं? कुछ लेफ्ट से कुछ आगे से, मतलब विपरीत विपरीत दिशाओं में जब नदियाँ आपस में आकर मिलती है तो इस प्रकार की आकृति हमको देखने को मिलती है, तो ये जालीनुमा अपवाह कहलाता है। फिर आयताकार अपवाह की अगर बात करें तो देखिए इसमें भी आपको अलग अलग प्रकार से जो है नदियाँ आती हुई दिख रही है और कुछ आयताकार आकृति बन रही है, तो इसलिए आयताकार अपवाह इसको बोला जाता है। समानांतर अपवाह तंत्र हम देख सकते हैं, जैसे हम इसका उदाहरण सिंपल देख सकते हैं, जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी में आपको कोसी, गंडक, जो ऊपर वाली रामगंगा, जो बहुत सारी नदियाँ ऊपर से हिमालय से मिलती है, तो उस प्रकार की जो चित्र मतलब एक प्रकार से आकृति बनती है वो समानांतर अपवाह कहलाता है। अब केंद्रीय या अरीय अपवाह जो होता है, देखिए आपको इस प्रकार से जो है नदियाँ, ये देखिए ये अलग अलग जाती हुई दिख रही है, और अभिकेंद्रीय मतलब आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो इसका विपरीत जो है अपकेंद्रीय है, और ये जो है दो सब तरफ से नदियाँ यहाँ आती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। वलयाकार में हम देख सकते हैं, देखिए वलयाकार मतलब वलय, आसपास गोल चक्र बन जा रहा है, एक प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। तो ये अपवाह जो प्रतिरूप है उसके अनुसार हमने देखे हैं। तो अपवाह तंत्र के अनुसार 2 चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में, जैसे क्रमवर्ती नदियों के बारे में और अनुक्रमवर्ती नदियों के बारे में। क्रमवर्ती नदियों की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जो क्रमवर्ती नदियाँ होती है, इस तरह की नदियाँ किसी क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है। ढाल के अनुरूप मतलब हम बोल सकते हैं जिस तरफ जो है एक प्रकार से ढाल है उस प्रकार से इसकी जो है गति होती है, या उस क्षेत्र में उस दिशा में उसको प्रवाहित होता हुआ देख सकते हैं।
तो ढाल के अनुरूप इनको हम देख सकते हैं, ये जो नदियाँ होती है क्रमवर्ती नदियाँ, वो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। और एक प्रकार से देखें तो यहाँ पे जो अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यावर्ती एवं नवानुती जो नदियाँ होती है वो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत देखी जाती है। कौन कौन सी? एक तो अनुवर्ती, उसके बाद हम देख सकते हैं परवर्ती, नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती देखने को मिलती है, और नवानुवती, ये जो नदियाँ है वो इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है अनुवर्ती नदी का उद्भव होता है, ये पहली वाली, ठीक, मतलब जो अनुवर्ती नदी है वो सबसे पहले यहाँ इसका उद्भव होता है, जो क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप बहती है। मध्य में हमको क्या देखने को, मध्य में अगर देखें तो एक प्रकार से मुख्य रूप से जो अनुवर्ती जो नदियाँ है वो एक प्रकार से समकोण पर मिलने वाली नदियाँ होती है। और परवर्ती नदियाँ की बात करें तो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पर है, परवर्ती नदियाँ जो होती है वो समकोण जो बनता है नदियों का, उसको हम बोलते हैं परवर्ती नदी। प्रधान अनुवर्ती नदी जो होती है, प्रधान मतलब मुख्य जो अनुवर्ती नदी होती है उसकी प्रवाह दिशा के विपरीत दिशा में, मतलब एक प्रकार से जब प्रवाह दिशा है उसके विपरीत दिशा में अगर कोई नदी बह रही है तो उसको हम प्रत्यावर्ती नदी कहते हैं। उसके अलावा प्रवाह दिशा के अनुरूप बहने वाली जो नदियाँ है उसको नवानुवती नदियाँ है, इनको कहा जाता है, मतलब विपरीत दिशा में प्रत्यावर्ती और समान दिशा में बहने वाली नवानुवती नदियाँ कहलाती है। ये दोनों परवर्ती नदियों से लगभग समकोण पर आकार में काटती है, मतलब जो परवर्ती नदियाँ है उसको एक प्रकार से यहाँ पर समकोण पर आकार मिलती है, यहाँ पर आकार बनाती है। और नवानुवती जो नदियाँ होती है वो विकास, एक प्रकार से उनका विकास जो होता है द्वितीय अपर्दन चक्र के दौरान होता है। ये वाली जो नदियाँ है अपर्दन चक्र के कारण इनका निर्माण होता है। तो देखिए क्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत हमने 4 प्रकार की नदी देखें, अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यावर्ती और नवानुवर्ती। तो ये जो होती है अनुवर्ती हमने देखे हैं, अनुवर्ती नदियाँ जो होती है एक प्रकार से किसी क्षेत्र में इनका सर्वप्रथम उद्भव होता है और जो क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप बहती है। और जो मुख्य अनुवर्ती नदी होती है, मुख्य अनुवर्ती नदी के से जो समकोण पर मिलती है, तो समकोण पर मिलने वाली नदियाँ क्या कहलाती है? परवर्ती। और दिशा के विपरीत दिशा में बहने वाली प्रत्यावर्ती। दिशा के समान दिशा में बहने मतलब जो नदी की दिशा में बहने वाली क्या है? नवानुवती नदियाँ कहलाती है, नवानुवर्ती नदियाँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी हो गई क्रमवर्ती नदियों के अंतर्गत। इसके बाद हम देख सकते हैं अनुक्रमवर्ती नदियाँ। तो अनुक्रमवर्ती नदियाँ क्या होती है? मुख्य रूप से अगर देखें तो ये नदियाँ प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती है, मतलब हम अगर देखें तो वो जो है ढाल के अनुरूप बहती थी और ये जो प्रादेशिक ढाल है उसको फॉलो नहीं करती है या उसका अनुसरण नहीं करती है, तथा जो भूमिकीय संरचना या भूमि की जो संरचना उसके प्रतिकूल दिशा में प्रभावित होती है। जैसे कि पूर्ववर्ती और अध्यारोपित नदियाँ है वो मुख्य रूप से इसका उदाहरण है। पूर्ववर्ती व अध्यारोपित नदियाँ इसका प्रमुख उदाहरण है अनुक्रमवर्ती नदी का। इन दोनों में मुख्य रूप से अंतर यह है कि जहाँ पूर्ववर्ती नदी अपने प्रवाह मार्ग के स्थानीय उत्थान को काटकर अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती है, वहीं अध्यारोपित जो नदियाँ होती है वो ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में भी करती है, चाहे वह किसी भी प्रकार की संरचना क्यों न हो। जैसे कि सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, नदियों के एक प्रकार से उदाहरण है, जबकि सोन, चंबल, स्वर्णरेखा, बनास आदि जो है एक प्रकार से किसके उदाहरण है? अध्यारोपित के। तो हम यहाँ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि सिंधु जो है किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती का। सतलज भी किसका उदाहरण है? और गंगा, ये सभी पूर्ववर्ती नदी का। उसके बाद अध्यारोपित नदी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी सोन, फिर देखने को मिलेगी चंबल, उसके बाद देखने को मिलेगी स्वर्णरेखा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी बनास। तो ये सभी उदाहरण हैं इनका। इसके अलावा अपवाह तंत्र के अनुसार तो हमने देख लिए 2 अनुक्रमवर्ती, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। यहाँ अपवाह प्रतिरूप के अनुसार हमको क्या देखने को मिलेंगे? 7 प्रकार देखने को मिलेंगे। तो 7 हमने चित्र में भी देख लिए थे, जैसे जालीनुमा। जालीनुमा क्या होते हैं? जालीनुमा प्रतिरूप जो होते हैं, चलिए इनको हम चित्र में ही देख लेते हैं। ऊपर चल के जो चित्र हमने देखे हैं यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं। ये वाला जो पूरा प्रतिरूप दिख रहा है यही कैटेगरी है अपवाह प्रतिरूप के अनुसार। तो सबसे पहले बात की जा रही है जालीनुमा की। तो जालीनुमा ये वाला आप देख सकते हैं। तो जालीनुमा के अंतर्गत हम देख सकते हैं इसका विकास जो है प्रधान अनुवर्ती नदी के कारण होता है। जो मुख्य अनुवर्ती नदी होती है
मुख्य अनुवर्ती नदी के कारण इसका निर्माण होता है और इसकी सहायक परवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यावर्ती नदियों के प्रवाह जाल द्वारा होता है। मतलब यहाँ पे हमको चारों चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो अनुवर्ती, एक आपको मिलेगी एक प्रकार से परवर्ती, उसके बाद हम देख सकते हैं नवानुवर्ती, फिर देख सकते हैं प्रत्यावर्ती, प्रत्यानुवर्ती। ठीक है, तो ये सारी जो है आपस में एक प्रकार से समकोण पर काटती है, तो इसको एक प्रकार से जालीनुमा आकृति यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे अपलेसियन एवं जो पूर्व सिंह भूमि है उसके पुराने मोड़दार पर्वत पर जालीनुमा नदियों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आयताकार प्रतिरूप हम देख सकते हैं। आयताकार प्रतिरूप आपको ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं आयताकार प्रतिरूप में जो है एक प्रकार से सभी सहायक नदियाँ अपनी मुख्य नदी से जो है समकोण पर काटती है। तो मुख्य नदी से जब सहायक नदियाँ क्या होती है, मिलकर समकोण पर काटती है, तो इस प्रकार से जो निर्मित आकृति होती है वो कहलाती है आयताकार प्रतिरूप। उसके बाद हम देख सकते हैं पादपाकार। पादपाकार को वृक्षाकार भी बोला जाता है। तो मतलब यहाँ पे इसका विकास जो होता है प्रमुख रूप से ग्रेनाइट शैल वाले चौड़े तथा सपाट विस्तृत भूभाग में होता है। यह देखने में वृक्ष के आकार की होती है या वृक्ष की जो शाखा है उसके आकार में निर्मित होती है। यहाँ देख सकते हैं जैसे छोटा नागपुर का पठार हम देख सकते हैं भारत के अंतर्गत, उसमें नदियों का यह प्रतिरूप अधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ सहायक नदियाँ हमको काफ़ी मिलती हुई नजर आती है। फिर देख सकते हैं अभिकेंद्रीय। तो अभिकेंद्रीय हम देख सकते हैं ये वाला देखने को मिलता है। तो अभिकेंद्रीय हम देख सकते हैं यहाँ पे जब जो अपकेंद्रीय अपवाह होता है, पहले तो हम अपकेंद्रीय देख लेते हैं, मतलब इसका विपरीत। तो अपकेंद्रीय अपवाह क्या होता है, नदियाँ किसी उच्च स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे हम उच्च स्थान की बात कर लेते हैं और यहाँ से एक नदियाँ ये निकल गई, एक नदी ये निकल गई और एक नदी ये निकल गई। तो जब जो नदियाँ है ऊंचे स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे हम उदाहरण रूप में देख सकते हैं अमरकंटक, पारसनाथ पहाड़ी तथा माउंट आबू की जो नदियों का प्रतिरूप होता है वो कहलाता है अपकेंद्रीय नदियाँ। फिर अभिकेंद्रीय की बात कर लेते हैं। अभिकेंद्रीय में हम देख सकते हैं अपकेंद्रीय अपवाह के विपरीत, ये इसके विपरीत यहाँ पे काम करता है, जिसमें नदियाँ चारों ओर के ऊंचे स्थान से निकलकर मध्य की जो नीची एक प्रकार से भूमि है, झील है, आंतरिक सागर, उसमें पहुँचती है। जैसे कि तिब्बत व लद्दाख की नदियाँ इसका प्रमुख उदाहरण होते हैं। फिर देख सकते हैं वलयाकार। वलयाकार प्रवाह में हम देख सकते हैं इस तरह के अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ प्रौढ़ व घर्षित गुंबद जो पर्वत होते हैं उससे निकलकर क्या होती है, परिक्रमा करती है। जैसे ये देखिए आपको घूमती हुई नजर आ रही है, तो परिक्रमा करती है और परिक्रमा करती हुई प्रवाहित होती है। जैसे कि मुंगेर की मणिकारी पहाड़ में किऊल नदी का जो उदाहरण है वो इसी श्रेणी में आता है। फिर देख सकते हैं समानांतर प्रतिरूप। तो समानांतर प्रतिरूप के अंतर्गत हम देख सकते हैं एक दूसरे के समानांतर ये बहती है, जैसे कि प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है। इस तरह का प्रतिरूप जो है तटीय मैदान पर अधिक देखने को मिलता है। भारत के पश्चिमी तट मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में इसी तरह का अपवाह तंत्र का विकास हुआ है। तो ये हमने सारे जो प्रतिरूप है उसके अनुसार यहाँ पे सारी कैटेगरी कंप्लीट हो गई। जैसे जालीनुमा भी हो गई, आयताकार भी हो गई, पादपाकार भी हो गई। उसके अलावा हमने अपकेंद्रीय देख लिया, अभिकेंद्रीय, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, वलयाकार, उसके बाद समानांतर प्रतिरूप। तो ये सातों हो गए हमारे अपवाह प्रतिरूप के अनुसार। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नदियों की जो कि विश्व के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है, जैसे नील नदी। तो हम मैप में इनको देख लेंगे एक साथ, जब बाद में हम देखेंगे। हालांकि आपको थोड़ी थोड़ी लोकेशन तो पता होगी विश्व के अंतर्गत कौन सी कंट्री कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। नील नदी की बात करते हैं सबसे पहले। तो नील नदी क्या होती है, ये इसका जो उद्गम होता है, उद्गम की अगर बात करें तो उद्गम कहाँ से होता है, ये होता है विक्टोरिया झील से। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो आसपान बांध व नासिर झील इसी पर स्थित है। तो ये भी आपको कुछ खास है यहाँ पे, जैसे आसपान बांध की बात करें और जो नासिर झील है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, नील नदी में ही देखने को मिलेगी। अच्छा, विक्टोरिया झील मतलब ये देखने को मिलेगी अफ्रीका के अंतर्गत, अफ्रीका महाद्वीप में। अब अमेजन नदी की बात कर लेते हैं। अमेजन नदी की अगर बात करें तो अमेजन नदी यहाँ पे एक प्रकार से देखें तो आयतन की दृष्टि से ये जो है अमेजन नदी सबसे लंबी नदी तो हमको नील नदी देखने को मिलेगी, परंतु आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी आपको क्या देखने को मिलेगी, अमेजन नदी। परंतु लंबाई के हिसाब से जो है ये दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगी, और आयतन के हिसाब से अगर देखें यानी बहाव क्षेत्र के हिसाब से तो फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलेगी। ठीक है।
और मिसिसिपी की अगर बात करें, मिसिसिपी मिसौरी की, तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र ये बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। डेल्टा भी बनाती है एक, जिसको हम बोलते हैं पंछी के जो पैर होते हैं पक्षी के, तो पक्षी पाद डेल्टा का निर्माण ये करती है। कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी, जिसे हम बोलते हैं वर्ड फुट डेल्टा। नेक्स्ट है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे हम देख सकते हैं ये कहाँ की नदी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है रियो ग्रांडे। और यहाँ पे अगर देखें तो ये मैक्सिको के अंतर्गत, मतलब संयुक्त राज्य और मैक्सिको की सीमा ये बनाती है। नेक्स्ट देख सकते हैं हमको सेंट लॉरेंस नदी देखने को मिलती है। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है कहाँ पे देख सकते हैं, ये विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है, व्यस्ततम विश्व का आंतरिक जलमार्ग है। मतलब इसी नदी पर अगर देखें तो यहाँ पे परिवहन मतलब जल परिवहन मार्ग है। और नियाग्रा जलप्रपात भी अगर देखें, नियाग्रा जलप्रपात जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसी नदी पर, सेंट लॉरेंस नदी पर जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल। राइन नदी की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे आपको राइन नदी जो है यहाँ पे यूरोप के अंतर्गत देखने को मिलेगी, यूरोप में राइन नदी देखने को मिलेगी। और राइन मतलब एक प्रकार से सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन जो है एक प्रकार से यहीं पे देखने को मिलता है, यूरोप के अंतर्गत सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग किसके अंतर्गत? राइन नदी। अब सेंट लॉरेंस नदी भी हमने पढ़े, तो सेंट लॉरेंस नदी की बात कर लेते हैं। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है, परिवहन मार्ग। और राइन नदी क्या है? यूरोप के अंतर्गत, यानी कि यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग। दोनों में डिफरेंस रखिए, विश्व की बात की जा रही है और यहाँ पर सिर्फ यूरोप की बात की जा रही है। इसके अलावा यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह जो है रॉटरडम, वो भी कहाँ पे है? राइन नदी पर निर्मित है। एक और नदी है कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी जो है विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध जो है इसी नदी पर स्थित है, कोलोराडो नदी पर। फिर नेक्स्ट देखते हैं डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी आपको देखने को मिलेगी जर्मनी के अंतर्गत, ये डैन्यूब नदी कहाँ देखने को मिलेगी? जर्मनी के अंतर्गत। जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट कोई जंगल नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली जो है यह जो नदी है यूरोपीय देशों की राजधानी के अंतर्गत हम देखें तो ये बेलग्रेड, उसके बाद हम देख सकते हैं ब्राटिस्लावा, फिर बुखारेस्ट। ये सभी क्या है? बेलग्रेड क्या है? ये राजधानी है, ब्राटिस्लावा राजधानी है और बुखारेस्ट भी राजधानी है। अब मतलब जो बेलग्रेड है, बेलग्रेड एक प्रकार से देखें तो यूगोस्लाविया की राजधानी है। और ब्राटिस्लावा की अगर बात करें तो ये स्लोवाकिया की राजधानी है। और बुखारेस्ट जो है मतलब जो है स्लोवानिया, बुखारेस्ट जो है एक प्रकार से अगर देखें तो ये किसकी है? रोमानिया की राजधानी। और दो कंट्री और है, मतलब बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट। बुखारेस्ट कहाँ देखें हमने? बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। और दो कंट्री और है, जैसे कि अगर देखें तो एक तो है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? बुडापेस्ट है हंगरी। और एक है वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, तो 5 राजधानियों से होकर गुजरती है डैन्यूब नदी यूरोप के अंतर्गत, ये याद रखना है। और काला सागर में जाकर ये गिर जाती है। वोल्गा नदी की बात करते हैं तो ये बल्दाई पहाड़ी से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। हमने पहले भी पढ़े हैं, कैस्पियन सागर इसमें जाकर गिर जाती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है, यूरोप की लंबी नदी इसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट और देखने को मिल रही है हमको 3 नदी और, जैसे नाइजर नदी की बात कर लेते हैं। तो नाइजर नदी जो है गिनी की पहाड़ी में गिरने वाली जो है यह नदी तेल नदी के नाम से प्रसिद्ध है, ये बस याद रखना है, तेल नदी के नाम से यह प्रसिद्ध है। फिर
जाम्बोजी नदी जो है एक प्रकार से विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा जलप्रपात जल जो है करीबा बांध इसी नदी पर है। तो एक तो हो गया विक्टोरिया वाटरफॉल्स और एक हो गया एक करीबा बांध हो गया। कहाँ पे है? जाम्बेजी नदी पर ही है। उसके बाद कांगो जायरे जो नदी है वो हम देख सकते हैं। यह नदी एक प्रकार से विषुवत रेखा को दो बार मतलब काटती है। अफ्रीका के अंतर्गत विषुवत रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, और मतलब एक प्रकार से पार करती है। और स्टैनले व लिविंग स्टोन जो जलप्रपात है इसी नदी पर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट कुछ नदियाँ और देखने को मिलती है, जैसे कि लिम्पोपो नदी है। तो जो लिम्पोपो नदी है वो दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली है नदी जो है मकर रेखा को दो बार काटती है। तो ये मकर रेखा को दो बार काटती है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर देखें तो माही नदी की बात की जा रही है, तो माही नदी, आमूर नदी हम देख सकते हैं। ये भारत की नदी जो है एक प्रकार से कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो देखो दो बार काटने वाली जो नदी है मुख्य रूप से आपको याद रखना है। एक तो कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है, एक मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो नदी, और माही नदी जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भारत के अंतर्गत कर्क रेखा को दो बार काटती है। फिर जो है आमूर नदी जो है, ये माही नदी सिर्फ सिंगल है और आमूर नदी अलग है। तो आमूर नदी हम देख सकते हैं ये चीन व रूस की सीमा बनाती है। चीन व रूस की सीमा यहाँ बनाती है आमूर नदी। मेकांग नदी की बात करें तो मेकांग नदी आपको देखने को मिलेगी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की लंबी नदी, ठीक है। और मर्रे डार्लिंग जो नदी है वो हमको कहाँ देखने को मिलेगी? ये एक प्रकार से जो कोस्युस्को पर्वत है, कोस्युस्को पर्वत से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी इसको नदी माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ थी। एक प्रकार से आप देख सकते हैं इनको एटलस अगर रखेंगे तो एटलस में जाकर आप इन सभी नदी को निहार सकते हैं, कौन कौन सी नदी कहाँ पे है, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे देखें नदियों के बारे में। अब एक और चीज़ हमारी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं उसको भी, तो हमारा ये एक प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा भूपटल पर प्रमुख उच्चावच। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चलेगा जलवायु के बारे में, उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी MPPSC मेंस पेपर फर्स्ट का बी पार्ट, ठीक है। तो चलिए हिमानी मतलब होता है ग्लेशियर्स, मतलब बर्फ की नदी। एक प्रकार से अगर देखें तो हिमानी या हिमनद इनको बोला जाता है। तो धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी इनको बोला जाता है, ठीक है। हिमालय से काफ़ी देखने को मिलती है हिमालय में। और जो पर्वतीय एवं ध्रुवीय क्षेत्र है उसकी एक प्रकार से वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब वहाँ से बर्फ कभी नहीं पिघलती। मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे वर्ष भर हिम आवरण या बर्फ का आवरण रहता है और वहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलती, तो उसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हिमरेखा, ठीक है, हिमरेखा बोला जाता है। और एक प्रकार से जो हिमरेखा होती है जहाँ पे बर्फ कभी नहीं पिघलता, तो हिमरेखा में ऋतु के अनुरूप परिवर्तन भी देखे जाते हैं। जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, जैसे जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो ध्रुवों की ओर अगर जा रहा है या तो दक्षिण में जाए या उत्तर में, तो ध्रुवों की ओर जाने पर हिमरेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में यह प्राय समुद्र तल के बराबर ही पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर हिमरेखा की जो ऊंचाई है कितनी होती है? 6000 मीटर होती है। और अगर ध्रुवों की ओर मतलब हिमालय पर अगर जाएं तो हिमालय पर हमको ये 3500 जो है एक प्रकार से 3500 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। तो हमने हिमानी की बात करें तो हिमानी क्या हो गई? एक प्रकार से धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदियाँ इनको बोला जाता है। जो ऊंचे पर्वत में बनने वाली जो हिमानियाँ होती है वो लंबी तथा तंग होती है, क्योंकि ये किसी पूर्ववर्ती नदी, एक प्रकार से पूर्ववर्ती नदी की घाटी से बनती है। इन्हें घाटी हिमानी भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वैली ग्लेशियर भी इनको कहा जाता है। अब भारत की अगर बात करें तो भारतीय हिमनदों में हमको सबसे बड़ी जो है काराकोरम श्रेणी की, एक प्रकार से सबसे बड़ी की बात करें तो काराकोरम के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, उसमें एक प्रकार से सियाचिन हिमनद हमको देखने को मिलता है। सियाचिन, आपको नाम भी पता होगा, सुने होंगे आपने सियाचिन के बारे में। सियाचिन हिमनद देखने को मिलता है जो कि 72 किलोमीटर हमको
एक प्रकार से लंबी है वो देखने को मिलती है। जब हिमावरण आसपास की निम्न भूमि पर फैल जाता है तो वह महाद्वीपीय हिमानी कहलाती है। मतलब एक प्रकार से जो हिमावरण है आसपास के सारे क्षेत्रों में अगर फैल जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, महाद्वीपीय हिमानी उसको बोलेंगे। बर्फ से ढकी ऊंचे जो पर्वत चोटियां है जिसमें हिमनद एक प्रकार से निकलती है, मतलब जैसे जो बर्फ की चोटी है जहाँ पे पूरा बर्फ ढका हुआ है परंतु यहाँ से एक हिमनद एक प्रकार से हिमानी निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हिम छत्रक इसको बोलेंगे। हिम छत्रक किसको कहा जाता है, जहाँ से बर्फ की नदियाँ निकलती है। पठार पर जमी बर्फ की चट्टानें क्या कहलाती है, पठार पर अगर बर्फ की चट्टानें जमी है तो उसको क्या बोलेंगे, हिम की चादर बोलेंगे, हिम चादर इसको कहा जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे जो पानी जो होता है, पानी में तैर रही जो बर्फ़ की सिल्ली होती है, जैसे अगर पानी है जल, जल में कोई बर्फ़ की सिल्ली तैर रही है तो उस सिल्ली को हम बोलेंगे हिमशैल। हिमशैल मतलब बर्फ़ की सैल एक प्रकार से बोल सकते हैं। हिमानी या हिमनद द्वारा जो धरातलीय उच्चावच है उसमें परिवर्तन कार्य के अनुसार मुख्य रूप से जो है इसमें एक प्रकार से उत्पाटन व अपघर्षण होता है, जो कि हमने अपर्दन के अंतर्गत पढ़े थे। तो इसमें विभिन्न प्रकार की जो एक प्रकार से स्थल रूप है वो निर्मित होते हैं। ये बहिर्जात बल की श्रेणी में आते हैं हिमानी, ठीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं बहुत सारे प्रकार हमको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, एक चित्र आप देख लीजिए पहले फिर हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए ये हिमानी मतलब नदियाँ एक प्रकार से आकर जो बड़ी हिमानी है उसमें आकर मिल रही है, ठीक है। तो जो गड्ढा बन जाएगा दोनों तरफ से ऊंचा भाग और बीच में गड्ढा रहेगा वो यू आकार की घाटी कहलाता है। और जो जहाँ से हिमानी आ रही छोटी छोटी वो लटकती हुई घाटी कहलाती है इस प्रकार से। फिर ये देखिए आपको एक प्रकार से सर्क दिख रहा है, एक यहाँ देख सकते हैं आराम कुर्सी टाइप का, टर्न दिख रहा है, गिरीश रंग दिख रहा है, अरेत या तीक्ष्ण कटक दिख रहा है। इसके अलावा आपको जो हिमनदीय प्रवाह की दिशा वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। कुछ आपको नीचे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको जो हिम मोड़ है, हिमोड़ एक प्रकार से हिम का मोड़ है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ यहाँ देख सकते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं तो ये हमारा हिमानी से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं यू आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी क्या होती है, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं यू आकार की घाटी के अंतर्गत पहाड़ों पर पहले से मौजूद जो नदी है उसमें हिमानी के लंबवत अपर्दन से क्या होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो हिमानी के लंबवत मतलब होता है एक प्रकार से खड़े ढाल में, मतलब खड़े रूप में जो होता है ऊपर से नीचे। तो उसके कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं हमको क्या देखने को मिलता है, यू आकार की घाटी निर्मित होती हुई नजर आती है, ठीक है। नेक्स्ट है निलंबित या लटकती घाटी। तो निलंबित या लटकती घाटी क्या होता है, जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली जो सहायक हिमनद है घाटियों के तल से मतलब जो है अधिक ऊंचे होते हैं। तो अधिक ऊंचे होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला जो है अधिक ऊंचा है और ये वाला जो है घाटी नीचे है। तो यहाँ जो ऊंचा भाग है उसको क्या बोलेंगे, लटकती हुई घाटी इसको बोलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख सकते हैं हिम गहवर या सर्क जिसे बोलते हैं। तो सर्क आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ जो सर्क है आपको दिख रहा है ये वाला भाग, ये सर्क क्या होता है, जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानियाँ हटती है, मतलब यहाँ से हिमानियाँ हट गई है और वहाँ आराम कुर्सी तरीके की आकृति बन जाती है। तो आराम कुर्सी तरीके की आकृति बन रही है यानी कि सर्क कहलाएगा। अरेत ये दिख रहा है अरेत आपको, तो किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से क्या होता है, मध्य का भाग क्या हो जाता है, अपर्दित होकर नुकीला हो जाता है। तो जब नुकीला हो जाता है ये वाला भाग, ये देखिए ये नुकीला भाग दिख रहा है आपको, तो अपर्दित होने के बाद नुकीला हो गया तो इसी को अरेत बोलते हैं या तीक्ष्ण कटक बोलते हैं। गिरीश रंग आपको सबसे टॉप पर दिखाई दे रहा है। तो जब किसी पर्वतीय भाग पर क्या होता है, चारों ओर से सर्क बनने लगते हैं, मतलब ये देखिए अपर्दित होने के बाद सर्क बनने लगते हैं, तो बीच का कुछ नुकीला भाग बच जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, हॉर्न बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं गिरीश रंग भी इसको बोला जाता है। स्विट्जरलैंड में हम मेटर हॉर्न जो है काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में आपको सबसे ये इंपॉर्टेंट विश्व प्रसिद्ध हॉर्न देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नौनाटक की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये किसी पर्वतीय भाग की बात कर लेते हैं। तो पर्वतीय भाग में क्या होता है, हिमाच्छादन होता है। हिमाच्छादन के बाद क्या होती है, जो मतलब जो चट्टानें होती है, चट्टानों के निकले हुए ऊंचे टीले होते हैं। तो जो टीले होते हैं चट्टानों के ऊंचे निकले हुए जो टीले होते हैं वही एक प्रकार से नौनाटक कहलाते हैं हिमानी के अंतर्गत। फिर भेड़शिला की बात करते हैं।
तो भेड़शिला जो होती है हिमानी के मार्ग में जब कोई बड़ी जो ऊंची चट्टानी आकृति अवरोधक के रूप में कार्य करती है, ठीक है, ऊंची मतलब हिमानी के मार्ग में कोई ऊंची चट्टान अवरोधक के रूप में कार्य करती है तो हिमानी उसके ऊपर से बहने लगती है, ठीक है, और चढ़ते समय अपघर्षण के कारण इससे जो है मंद व चिकना कर देती है और जो विपरीत दिशा की ढाल है जिस पर हिमानी उतरती है उसे तोड़ फोड़ देती है, मतलब यहाँ से मंद हो जाती है और यहाँ से उतरते समय तोड़ फोड़ देती है इसको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो उबड़ खाबड़ ढाल बना देती हैं, तो यही एक प्रकार से चट्टानी टीले दूर दूर तक जो दूर से देखने पर क्या होते हैं भेड़ के पीठ के समान दिखते हैं, तो इसलिए उसको भेड़शिला बोला जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल बह रही है, कोई ऊंची जगह आ गई तो यहाँ से चढ़ के धीमी गति से और यहाँ से मतलब जो है तोड़ फोड़ कर उबड़ खाबड़ बना दी, तो दूर से हमको भेड़ के समान दिख रही है इसलिए उसको भेड़शिला बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हिमोड़। तो हिमोड़ की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे हिमोड़ तो आपको नीचे दिख रहा है, देखिए चित्र में हिमोड़ दिख रहा है। हिमोड़ जो हिमानियाँ हैं, हिमानियों के द्वारा अपर्दित व परिवहित जो पदार्थ होते हैं उसका निक्षेपण हिमोड़ कहलाता है। ये देखिए ये जो निक्षेपित जो पदार्थ है उसके कारण यहाँ पे हिमोड़ का निर्माण होता है और उन्हीं स्थानों पर होता यह है जहाँ हिमानियाँ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाती है, तो इसको एक प्रकार से हिमोड़ बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ड्रमलिन। तो ड्रमलिन क्या होता है? ड्रमलिन जब हिमानियों के तलस्थ यानी हिमोड़ का जो थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार जो टीला है या गुंबदाकार टीलों के रूप में जमा होता है तो उससे बनी जो स्थलाकृतियाँ होती है वो कहलाती है ड्रमलिन। इसका आकार एक प्रकार से उल्टे हुए नौका के समान होता है। जैसे नाव जो होती है, नाव को उल्टा दिया जाए तो वो एक प्रकार से ड्रमलिन के आकार में दिखती है। इसके बाद हम यहाँ देखिए, आपको यहाँ देखिए हिमनद दिख रही है, शीर्ष विवर दिख रहा है, दरारें दिख रही है। यहाँ पे आपको चिकनी सतह आकार बी आकार की घाटी भी देखने को मिल रही है। गिरिशृंग, एरीट, हिमगहवर देखने को मिल रहा है या सर्क देख सकते हैं हम। गिरिशृंग यहाँ भी दिख रहा है, हिमगहवर मतलब जो सर्क है आराम कुर्सी टाइप का है, एरीट देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको अंतिम हिमोड़ यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ड्रमलिन, ये देखिए ये दिख रहा है ड्रमलिन, कैटल। उसके बाद आप देख सकते हैं पिघलती हिमानी देख सकते हैं, हिमोड़ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ जो लटकती हुई घाटी या उसके बाद झील देख सकते हैं। तो इस अलग अलग आकृति है जिसके मतलब यहाँ पे जो बनती है किसके फलस्वरूप, हिमानियों के फलस्वरूप यहाँ पे ये बनती है। अक्षेप मैदान की भी यहाँ बात कर लेते हैं हम। एक और चीज़ यहाँ पे देखें, अपक्षेप मैदान, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हिमानी के पिघलने पर बने हिमजल के प्रभावित होने से हिमोड़ एक चादर की भांति काफ़ी बड़े क्षेत्र पर विस्तृत हो जाती है, तो इसी को एक प्रकार से अपक्षेप मैदान कहा जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं एक और चीज़, ये तो हमने देख लिया अपक्षेप मैदान। यहाँ एक और चीज़ देखने को मिलेगी हमको, परिहिमानी। तो परिहिमानी क्या होती है? तो परिहिमानी की बात करें तो ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं और अपध्रुवीय जो प्रदेश होते हैं उसमें सतही हिमानी के द्वारा ये इनका निर्माण होता है। जैसे हम देख सकते हैं जो तुषार अपक्षय होता है, तुषार अपक्षय यानी कि कंजेली फ्रिक्शन। उसके बाद होता है एक और मृदा सर्पण। मृदा सर्पण मतलब हम देख सकते हैं सॉलिफ्लेक्शन। उसके बाद मृदा उत्प्रेक्षण भी होती है, तो ये होती है मृदा उत्प्रेक्षण। तो ये 3 क्रिया होती है, इस प्रकार की क्रिया इसके अंतर्गत देखी जा सकती है। साथ में हम देख सकते हैं कुछ स्थलाकृतियाँ भी निर्मित होती है इसके अंतर्गत, जैसे कि पिंगो, पल्सा। उसके बाद हम देख सकते हैं थर्मोकास्ट। साथ में हम देख सकते हैं हम्मक या गिरिका जिसे बोलते हैं। तो ये सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ परिहिमानी से निर्मित होती है। पेल्टियर से परिहिमानी चक्र का मतलब जो पेल्टियर एक प्रकार से जो एक व्यक्ति थे पेल्टियर, इन्होंने परिहिमानी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देखे हैं। एक तो हमने देख ली हैं जो है झील के बारे में देखें, फिर नदियों के बारे में देखें और उसके बाद हमने हिमानी के बारे में देखें। तो हम शुरू से देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली हैं, ताकि एक बार पिक्चर मतलब हमारे दिमाग में बन जाए, जो है एक प्रकार से रिकॉल हो जाए। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखें झील के बारे में। झील मतलब जल का ऐसा भाग जहाँ जो है भूमि के मतलब भूमि से घिरा हुआ हो, या फिर जल का ऐसा भाग जिसके आसपास कंप्लीट रूप से भूमि हो चारों तरफ, उसको झील बोलेंगे। झील के प्रकार देखे थे निर्माण के आधार पर, जल की प्रकृति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो ये सारी चीज़ हमने देखे थे। देखिए यहाँ पे झील के कुछ हमने देखे थे कि झील किस किस प्रकार की होती है और उनका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखा है।
फिर वर्ल्ड के मैप में हमने सारी झील के बारे में बात किए थे, और ये देखिए क्रम के अनुसार देख सकते हैं सबसे बड़ी झील हमारी कैस्पियन सागर, खारे पानी की भी सबसे बड़ी इसको बोला जाता है। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट झील, यहाँ देखिए उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे थे। फिर नदियों के बारे में देखे, नदियाँ क्या होती है, नदियों का महत्व क्या है, नदी के कार्य हमने देखे, नदियों का प्रवाह तंत्र का व प्रतिरूप के अनुसार देखे प्रकार। उसके बाद हमने देखिए ये सारी चीज़ हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई, और उसके बाद विश्व की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हमने कुछ शॉर्ट डिस्कशन देखे थे। हिमानी देखे, हिमानी अर्थात ग्लेशियर के बारे में यहाँ पे जाने। उसके बाद हमने यहाँ पे हिमानी से संबंधित कुछ स्थलाकृतियों के बारे में देखे, जो इनका निर्माण होता है, अवक्षेप मैदान के बारे में देखे, परी हिमानी के बारे में। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो चलिए दोस्तों, अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसका सुधार किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।